सो आज के क्लास में हम लोग एल्केन्स फिनिश कर रहे हैं। उसके पहले कहानियां होंगी, वो तुम आराम से रीड कर सकते हो। टेट्रावैलेंसी एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जो कि हम लोग A01 के बैच में ऑलरेडी कर चुके हैं और A02 के बैच में इस वीक में अप्रोच करते हुए हम लोग फिनिश कर लेंगे। वो स्टोरीज मतलब केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। And I think yesterday night I have posted the videos also, so you can just check it over there. So बेटा किसने अभी बताया था टेट्रावैलेंसी किसकी बुक में स्टार्ट हुआ था? टेट्रावैलेंसी से किसका था? अक्षांश कौन yes, था? तो yes, बेटा अभी अक्षांश तुम वहां से कर लोगे। yes, ma'am. And you are from I think A01 बैच के हो ना तुम? Yes, ma'am. तो तुम्हें तो हम लोगों ने कर लिया था ना। लास्ट टॉपिक वही था, sp थ्रू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो वही सब चीजें लिखी हुई हैं। जस्ट रीड इट एंड टेल मी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, आते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। तो तुम्हें पता है नॉमेनक्लेचर अपन एल्केन्स का कैसे करते हैं? तो क्लास 10th में किया होगा। हाउ डू यू गो विद नॉमेनक्लेचर? ये हम टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्लास में एल्कीन्स, देन एल्काइंस, एंड देन जो भी तुम्हारा सिलेबस होगा वो धीरे धीरे मुझे अपडेट करना। सो अब ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम द सेम स्कूल? लाइक एक ग्रुप देंगे एंड यू विल जस्ट फॉलो इट, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं वो चीजें। सो कमिंग टू नॉमेनक्लेचर, टेट्रावैलेंसी में एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट वाली चीजें पढ़ाई थी ना तुम्हें कार्बन में। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है ये सब करा दिया है ना? यस मैम। तो वहां Yes, से रीड करोगे एंड जस्ट डू इट। सो नॉमेनक्लेचर में कैसे करना है तुम्हें? यू नो C1 को क्या लिखते हैं ये तो तुमने किया होगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैथ। C2 को क्या लिखते हो? एंड देन प्रॉप, एंड देन C4 तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। एंड C5 कैसा हो जाएगा? पेंट। एंड C6 क्या हो जाएगा? हेक्स। You know about these things, huh? 7 will be hep, 8 will be oct, and 9 will be non, 10 will be dec, and so on. You can just go it. So nomenclature कैसे करोगे? Alk. Alk stands for number of carbon atoms, and plus क्या लगा दोगे? ane. So एक इस वे में nomenclature तुम करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इसमें पहला मेंबर आएगा, पहला मेंबर का नाम बोलो क्या होने वाला है? पहला मेंबर कौन आएगा? कार्बन, और उसके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसका नाम क्या बोलेंगे? क्या नाम बोलोगे इसका? मीथेन। मीथेन। फिर ऐसे ही C2H6 कर दो। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? थ्रू कार्बन को क्या लिखोगे? मीथेन। एंड देन C3H कितना हो जाएगा? 8। सो ये क्या लिखोगे? प्रोपेन। ठीक है, अब इसको इस वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या हो गया? एक लाइन का मतलब क्या हो गया? यहाँ C लगा हुआ है और C के ये दोनों C आपस में कनेक्टेड होंगे। सो CH3 ऐसे लिख देंगे, और प्रोपेन को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मतलब हर एक जहाँ पे पॉइंट पर टर्न कर रहे हैं वो हमारा कार्बन का पॉइंट डिनोट कर रहा है। तो यहाँ वाले कार्बन को बोलो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? जल्दी से बताओ। इसका टेट्रावैलेंसी 3 की जरूरत है। ये बीच वाले कार्बन को कितने की जरूरत है? 2। एंड इधर वाले कार्बन को कितने की जरूरत है? 3। ठीक है, तो हम लोग इस वे में इसको नॉमेनक्लेचर करते जाएंगे। अब देखो ये जो कार्बन होता है, जिसके इस कार्बन के कितने पड़ोसी हैं? इस वाले कार्बन के कितने पड़ोसी हैं? ये वाले कार्बन के कितने पड़ोसी हो रहे हैं? 1 पड़ोसी। ठीक है, so that is called as primary carbon. The carbon which has only one neighboring carbon is called as primary carbon. या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? एक पड़ोसी होना। इस कार्बन के देखो कितने पड़ोसी हैं? 2। तो जो जिसके 2 पड़ोसी होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का मतलब है 2 पड़ोसियों का सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, that stands for 2 पड़ोसीज।
फाइन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म एक साथ ही कर रहे हैं। सो अभी हम अगर आगे बढ़ते हैं तो C4H10 हो जाएगा। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ऐसे बना सकते हैं, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। देखो सेम आ रहे हैं, चेक करो और मुझे बताओ कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोनों एग्जाम्पल्स में। चेक करो और मुझे Yes, बताओ ma'am. Yes, बिल्कुल ma'am. सेम और नॉट। ठीक है, सो ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है, तो ये है आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये है दोनों आइसोमर्स। क्यों बोलते हैं इनको आइसोमर्स? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम आ रहा है? Is their No, structure ma'am. similar? No. No, So these are ma'am. representing isomers. और ये कौन से आइसोमर्स होते हैं? तुम आइसोमेरिज्म में पढ़ोगे, दो तरीके का होता है। यहाँ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, so इसलिए हम इनको कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दिस इज अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक और अभी हम तुम्हें लाइक वी विल डू इट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जहां स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन पोजीशन इन स्पेस, स्टीरियो का मतलब स्पेस, पोजीशन इन स्पेस डिफर करती है, तो वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वो हम बाद में करते हैं, पहले स्ट्रक्चरल करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम इसमें से कौन सा है वो भी करते हैं। सो पहले इसका नाम लिखते हैं, ठीक है, पहले इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जब भी तुम्हें नॉमेनक्लेचर करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये तो 10th में किया है ना, यू हैव डन दिस और नॉट? Yes, ma'am. चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो पहले वाले एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट कार्बन चूज करो तो कौन सी आएगी? पहले वाले एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो, क्या आएगा? यही रहेगा ना? जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ बेटा। Yes, ma'am. यही Yes, रहेगा। ma'am. सो इस कार्बन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं इस चेन में? इस चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 4। तो 4 का मतलब हम लोग इसको लिखते हैं एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या है? देयर इज नो ब्रांचिंग। ब्यूटेन 4 कार्बन एटम्स बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन या फिर एन ब्यूटेन या फिर सिंपल ब्यूटेन लिख सकते हो। अब यहाँ पर दूसरे वाले एग्जाम्पल में चूज करो तो क्या हो सकता है? या तो यू कैन चूज लाइक दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चेक इट आउट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड दिस जो बाहर रह गया, जो चेन का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच बोलते हो ना। जो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता है वो कार्बन एटम Yes, क्या ma'am. होता है? सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच। ओके, सो कार्बन लेफ्ट आउट फ्रॉम द मेन चेन, is called as substituent or the branch। जो छूट गया उसको हम बोलेंगे substituent or the branch। okay, and how do you name a branch? तो उसको ब्रांच को नेम करते हैं हम लोग एल्काइल। मतलब एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे कर करके नेम करेंगे। तो अभी मुझे बोलो ब्रांच का नेम क्या है? What is the name of the branch? Methyl. मिथाइल। और ये कौन से कार्बन में लगी हुई है? ये पोजीशन भी निकालते हैं हम लोग। सो पोजीशन ऑफ द ब्रांच कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोजीशन लोएस्ट होनी चाहिए, ओके, ऑफ दी सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं और देखते हैं दोनों बेसे में से हमारी कौन सी नंबरिंग लोएस्ट आ रही है। जैसे हम लोगों ने यहाँ से इसमें नंबरिंग करी तो हमारा नंबर क्या आ रहा है ब्रांच पे? व्हाट इज द नंबर? 2। और अगर हम इधर से करें, लेफ्ट टू राइट करें तो भी 2 आ रहा है। तो यहाँ ट्रबल नहीं है, बट अगर ट्रबल है, दोनों नंबर्स डिफरेंट आते तो हम कौन सा नंबर लेंगे? Lowest one. Lower one. ठीक है। सो अब इसका नाम बताओ कैसे लिखोगे? व्हाट विल बी द IUPAC नेम? 2 मिथाइल। और चेन बताओ कितने कार्बन्स की है? 3. 3 को क्या बोलेंगे? Propane. प्रोपेन। ठीक है, Propane. यस। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मुझे बताओ जो हमारा मेन चेन है, इस वाले केस में मेन चेन कितने कार्बन की थी? मेन चेन कितने कार्बन एटम्स की है? 4. 4।
और यहाँ वाले केस में जो मेन चेन है वो कितने कार्बन एटम्स की है? 3. 3. Three. सो ऐसा वाला जो आइसोमेरिज्म जहाँ पे तुम्हारा सरनेम डिफर कर रहा होता है, मैं ऐसे समझाती हूँ, जहाँ सरनेम डिफर कर रहा होता है या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन डिफर, दैट आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म. ओके, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the main chain is different, in the main chain is different, तब हम उसे बोलते हैं chain differs. तो ये आइसोमेरिज्म तो है, लेकिन कौन सा आइसोमेरिज्म है? इट इज चेन आइसोमेरिज्म. कैन यू आइडेंटिफाई चेन आइसोमेरिज्म? कैन यू आइडेंटिफाई चेन आइसोमेरिज्म? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो एक चीज और आती है यहाँ पर, दे ऑल्सो आस्क यू, इसको ना जब भी तुम्हारे पास एक 3 डिग्री का, ये देखो ये वाला जो कार्बन है जो CH के साथ अटैच्ड है, इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? ये तीनों कैसे हैं? लाइक लेट मी टू शो इट ओवर हियर. ओके, जैसे ये हमने ये लिखा हुआ था CH3 CH CH3 एंड दिस इज आल्सो CH3. सो ये वाला जो कार्बन है इसके कितने पार्टनर्स हैं? This carbon is having how many partners? Three. How many carbon neighbors? 3. So this is 3. called as tertiary carbon. 1 degree 2 degree समझा था ना? Yes, ma'am. तो ये कैसा कार्बन है? दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी कार्बन. और अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में टर्शरी कार्बन है तो इसको हम लोग एक और वे में नाम देते हैं. टर्शरी कार्बन इज ऑल्सो रिटन एज आइसो. आइसो का मतलब है तुम्हारे मॉलिक्यूल में एक CH कार्बन है या फिर एक कार्बन है जिसके 3 पार्टनर्स हैं, और हम लोग ऐसे नहीं लिखते, मेन चेन की तरह नहीं लिखते, उसका नाम टोटल पे लिखते हैं, आइसोब्यूटेन. कितने कार्बन एटम्स है टोटल? 4. 4 में से आइसो का मतलब है एक के 3 पार्टनर्स बना. ओके, सो दिस इज अनदर वे ऑफ नेमिंग दिस आइसोब्यूटेन. This is another way of naming this isobutane, and this is a common name but it is acceptable. कुछ common names हैं जो मतलब accept किए जाते हैं, उनमें से ही आता है ये. Okay, अभी नहीं समझा तो I'll explain it to you once more. मैं दूसरे examples में करके बताती हूँ. तो for example हम लोग करते हैं next, जैसे for example हमने ले लिया C5H12. अभी बोलो इसके कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 and 5. इसका नाम बोलो क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बेटा? जल्दी से बताओ. Pentane. कौन सा पेंटेन? N-pentane. N-pentane. ठीक है. अब एक मुझे बनाना है आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन कैसे बनाओगे? आइसो का मतलब क्या था? मैंने क्या बताया था तुम्हें? आइसो का मतलब क्या है? एक कार्बन चूज करो और उसके साथ 3 पार्टनर्स लगाओ. 3 neighbors. ठीक है, 3 पार्टनर्स लगा दो. और टोटल कितने होने चाहिए कार्बन्स? टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम शुड बी देयर? 5. 5. एक साइड कहीं पर भी और कार्बन लगा दो ताकि टोटल बिकम्स 5. सो नाउ जस्ट अरेंज इट. सो देखो ये CH3 बनेगा, ये CH3 बनेगा, ये CH2 बनेगा क्योंकि 2 बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं, और ये बनेगा. ठीक है, सो दिस इज आइसोपेंटेन. अनदर वे ऑफ नेमिंग दिस इज IUPAC. में कैसे नेम करोगे इसको? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ इट? चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग करो. 2 2 methyl butane. 3 4 लेफ्ट राइट टू लेफ्ट गए तो 1 2 3 4. अब बताओ कौन सी पोजीशन चूज करनी चाहिए? 2 या 3? And second. लोएस्ट. ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2 methyl butane. 2 methyl butane. सो नाउ टेल मी, ये जो N-pentane है और 2 methyl butane है, ये दोनों क्या हैं? What are they representing? Isomers. Iso. कौन से आइसोमर्स? Which type of Structural. isomers? स्ट्रक्चरल में कौन सा? स्ट्रक्चरल में कौन सा? Chain. चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स उनका वो डिफर कर रहा है, उनका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन इज डिफरिंग. ठीक है, एक और तरीका क्या है इसको बनाने का? एक और तरीका है इस तरीके से बनाने का. व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर? कार्बन इधर लगा है, ये CH3 इधर चला गया, ये CH3 इधर चला गया, एक कार्बन इधर हो गया और एक कार्बन इधर चला गया. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड count the number of carbon atoms and hydrogen atoms. Count the number of carbon atoms and 5 hydrogen. carbon and 12 hydrogen. 5 and 12. Same molecular formula?
चेक करो, Yes. बट इट इज हैविंग Yes. डिफरेंट स्ट्रक्चर. Different structure. ठीक है, so again it will come under which category? Structural isomer. Structural isomers. Good. ठीक है, it is also again coming under structural isomerism. Fine. अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है which is having 4 partners, you can see ये नया टाइप का कार्बन आ गया जिसके पास 4 पार्टनर्स हैं. तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा डिग्री होगा, डिग्री तो बता दो कम से कम. 4 डिग्री. 4. or you will call it as quaternary carbon. This is called as quaternary carbon. ठीक है, अब इसको नेम कैसे करेंगे, फिर से वही चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, one is this substituent and one is this substituent. 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल एंड मेन चेन की जगह क्या आएगा, Pentane. Propane. Propane. यस प्रोपेन. 3 कार्बन आटम प्रोपेन. सो टेल मी पेंटेन हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं, पेंटेन कितने 3 ways. 3 ways. types. Okay, and this is called as neopentane. Neo का मतलब क्या है, नियो का जैसे आइसो का मतलब क्या था, एक 3 डिग्री कार्बन का प्रेजेंट होना. नियो का मतलब है एक 4 डिग्री कार्बन का प्रेजेंट होना. नियो एंड आइसो. आइसो मतलब 3 डिग्री का प्रेजेंट होना और नियो का मतलब है 4 डिग्री का प्रेजेंट होना. सो दिस बिकम्स neopentane. फाइन. सो नाउ टेल मी 1, 2 एंड 3 ये तीनों एग्जांपल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर व्हिच टाइप ऑफ Chain आइसोमर्स, isomers of pentane. चेन आइसोमर्स. कैसे आइडेंटिफाई करोगे, चेन आइसोमर्स हैं जब सरनेम्स चेंज होते जा रहे हैं. देखो पहले पेंटेन था, फिर ब्यूटेन हुआ और अभी क्या हो गया है, प्रोपेन. तो देखो हमारा सरनेम चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, Chain isomerism. so now let us do for hexane. Let us try for hexane. Hexane का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H14. तो अब बताओ कितने वैरायटी में बना सकते हो, एक ये, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1, 2, 3, एक ये, देन थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, एंड फोर्थ. हमसे बोला जाएगा ना कि हमें मतलब आइसोमर्स बनाने हैं हेक्सेन या किसी भी कंपाउंड के, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो मैंने 6 कार्बन की चेन बनाई, फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन बनाई और उसमें से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था उसकी पोजीशन देखो मैंने चेंज करी, कभी यहाँ वाले कार्बन पे लगाई, कभी यहाँ लगाई, कभी यहाँ लगाई. फिर क्या किया, फिर देखो अब मैं फर्दर देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी मेन चेन चेंज कर दे रहे हैं. अब देखो 6 थे, 4 मेन चेन में जा रहे हैं, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बचे, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स बचे, 2. 2. तो अब 2 के लिए चॉइस है, या तो हम लोग सेम पे लगा दें, सेम कार्बन एटम पे लगा दें, या फिर हम लोग डिफरेंट कार्बन एटम्स पे लगाएं. लाइक 1, 2, 3, 4 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 अलग अलग. ठीक है, नाउ सी दीज आर द पॉसिबिलिटीज. नाउ नेम देम, नेम देम, बोलो नेम करो इन्हें. N-hexane. Yes, this is N-hexane. Fine. अभी इसको नेम करने जाएंगे तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली नंबरिंग लेंगे. So you will call it as 2-methyl, क्या बोलोगे, पेंटेन. ठीक है. अच्छा अब देखो इसको नेम करो तो ये देखो क्या आएगा, इस वाले का नाम बताओ क्या आएगा, What will be the name of this compound? इसमें भी 2-methyl होगा. 2-methyl आएगा क्योंकि क्योंकि वो हम दूसरी lowest साइड number से लेंगे. काउंट तो ये दोनों एक ही चीज है. अब एक बंदे का नाम सेम आ रहा है, मतलब हम लोग 2 बारी नहीं लिखेंगे. अभी इसका नाम लिखो 3-methyl. 3-methyl pentane. 3-methyl. तो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 and 3 Position में of difference methyl. क्या है? Yes, positional isomerism. जब तुम्हारा नाम सेम हो, नाम देखो तुम्हारे नेम सरनेम दोनों सेम आ रहे हैं, तुम्हारी सिर्फ रोल नंबर डिफरेंट आ रही है, then you will call it as which type of isomerism,
2 and 3 are representing what type of isomerism? When the position of the substituent is different, then you call it as positional isomers. Can you get what are positional isomers? Can you follow what Yes. are positional? ठीक है? Yes, ma'am. And 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1, अच्छा ठीक है, चलो पहले इसका नाम लिखो, फोर्थ वाले का नाम लिखो, क्या लिखोगे? फोर्थ वाले का नाम लिखो, क्या लिखोगे? 2,2 dimethyl 2,2 butane. dimethyl and butane. ठीक है, नेक्स्ट वाले का नाम, अब इसका नाम बोलो, क्या लिखेंगे? 2,2 dimethyl. ये भी Same. सेम ही है ना. अभी इसका बोलो, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, इधर से जाएंगे 2,3 yes, dimethyl this will become butane. 2,3 dimethyl butane. Okay, so again tell me, 4 and 5 are representing what type of isomers? 4 and 5 are representing what type of isomers? Positional. Positional. Very Positional good. item. So 4 and 5 are representing again positional isomer. And what is 1, 3 and 4 representing? 1, 3 and 4 कौन से isomers में आएंगे? 1, Chain isomers. 3 and 4. सरनेम डिफर करेगा तो कौन सा आइसोमेरिज्म चलेगा? Chain isomers. Chain और isomerism. अगर रोल नंबर आगे का नंबर चेंज होगा तो कौन सा आइसोमर होगा? Positional. Position. Okay, and this can also be written as neohexane. Can I write it as neohexane? देखो ये वाला कार्बन 4 डिग्री का है. Yes. Yes, ma'am. आइसो नहीं लिखेंगे, आइसो नियो हर जगह नहीं जाता है, तो इसलिए कम एटम्स तक चलता है, क्योंकि आइसो यहाँ पर भी पॉसिबल है. देखो इसके पास 3 पार्टनर्स है और आइसो ये भी है, तो यहाँ पर हम लोग आइसो को नहीं यूज करते, नियो को कर सकते हैं. ठीक है, आइसो नियो बस पेंटेन तक ही चलता है ज्यादा. हेक्सेन हेप्टेन के बाद देख सकते हो डुप्लीकेशन होने लग गया. एक ही टाइप के नियो या आइसो 2 कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं. ब्यूटेन पेंटेन तक आइसो नियो का सिग्निफिकेंस होता है, उसके आगे के कार्बन एटम्स में आइसो नियो ज्यादा नहीं चलता है. फाइन, तो देखो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स फिनिश हुए, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म. ओके, नाउ यू विल रीड इट फ्रॉम द बुक एंड चेक आउट क्या नया चीज क्या रह गया है. कैन यू फॉलो दिस? Shall I move further? Yes. Yes, ma'am. चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं. ये तुम्हारे पोजीशन और Ma'am. चेन. हाँ, हाँ, मैं पिछले साइड पे आइए. मैम 5th वाले को भी नियो हेक्सेन बोल सकते हैं. नहीं बोल सकते ना, ये नियो का मतलब है 4 अटैचमेंट आना. इसमें 4 कहाँ आ रहे हैं? इस कार्बन के देखो कितने पार्टनर्स आ रहे हैं. इस कार्बन के कितने नेबर्स आ रहे हैं? मैम 2. 2 तो नहीं, 3 आ सॉरी रहे हैं. मैम. 3. यस मैम. ठीक है ना. और नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब नियो कब यूज किया जाता है? बताओ, नियो कब यूज करते हैं? हम जब 4 होते हैं. हाँ, तो यहाँ 4 नहीं आ रहे हैं ना, नो मैम. तो इसलिए नियो नहीं यूज कर सकते. ठीक है, थैंक यू मैम. चलो अब आते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तो एक और टाइप का आइसोमेरिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हेन स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन पोजीशन इन स्पेस डिफर करती है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, मतलब काफी सारे तरीके के आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑल, तो उसमें से एक तुम पढ़ रहे हो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्केन्स में ही होता है. एल्कीन्स और एल्काइंस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं. इट इज पॉसिबल अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ही होता है. ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ही होता है. और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन. सो इट इज हैपनिंग ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन. अब तुमने थोड़ा सा तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन में इथेन की बात करें, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कंफर्मेशन ऑफ इथेन है. सो इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये ऐसे बनेगा. ठीक है, अब ये बताओ कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है?
What is the sp3 sp3? What is the shape of sp3 Yes. hybridization? tetrahedral. Tetrahedral. Bond angle कितना होना चाहिए? 109 degree 28 minutes. 28 minutes. वेरी गुड. तो क्या मतलब है, जैसे तुमने अगर इसको ऐसा बनाया, मतलब अगर इसको तुमने इस वे में बनाया था वो सही है, या जैसे मैं 100 थोड़ा सा टिल्ट, ये तरीका सही है बनाना, या फिर ये तरीका सही है बनाना, या फिर इसको टिल्ट करके बनाना चाहिए? विच वन इज द बेटर वे? टिल्ट करके होना है। tilted. टिल्टेड वाला ना, क्योंकि हमें ये 90 डिग्री नहीं चाहिए. ये देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री का एंगल, बट हमें चाहिए 109 डिग्री का एंगल. ठीक है. अब क्या होता है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? ऐसे इमेजिन करो कि ये तुमने टॉय कार तो देखी होगी, तो टॉय कार में कभी डाइसेक्ट किया होगा बचपन में, बॉयज ने स्पेशली ये काम किया होगा. तो इमेजिन करो ये एक टायर है और एक ये टायर होता है, तो दोनों टायर्स एक उससे कनेक्टेड होते हैं, एक बीच में मतलब एक रॉड पड़ी होती है, दो टायर्स बीच में एक रॉड से कनेक्टेड होते हैं हैंड व्हील में. Yes ma'am. देखा है सबने? देखा Yes. है सबने? ठीक है. Yes ma'am. तो अब Yes, क्या ma'am. होता है एल्केन्स के केस में, उसी तरीके से ये है, ये एक टायर है और ये एक टायर है, दोनों एक रॉड से कनेक्टेड है. तो हम लोग देखो इस टायर को फ्रीली मूव कर सकते हैं. देयर इज फ्री रोटेशन पॉसिबल. इसके अराउंड, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है. ओके. अभी मैंने इसको यहाँ से देखना स्टार्ट किया, यहाँ से देखना स्टार्ट किया, तो बताओ मुझे क्या दिखेगा? एक, मतलब तुमने यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे तो एक टायर के पीछे दूसरा टायर छिप जाएगा कि नहीं छिप जाएगा? Yes. If you Yes, see from ma'am. here, this is my point of view, so I'm seeing from here, so what will happen? एक टायर के पीछे दूसरा टायर छिप जाएगा, छिप जाएगा कि नहीं? So हम लोग बस उसी को बना रहे हैं. Yes, This is ma'am. the first tire which I am able to see. और टायर में दिखने वाला जो डिजाइन होगा वो हमें क्रॉस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes, ma'am. Yes ma'am. वो दिखेगा. See, this will become my front carbon. This will become my front carbon because ये मुझे visible होगा. ओके. एंड ये वाला कैसा कार्बन हो जाएगा? ये बैक कार्बन हो जाएगा, ये मुझे विजिबल नहीं होगा. कैन यू गेट माई 2 पॉइंट्स? Yes. ये बैक कार्बन मुझे विजिबल नहीं होगा नहीं क्योंकि है. एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, और ये कह सकते हैं ये ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है. तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो अगर सपोजिंग इन कार्बन्स में ना ऐसे कुछ, मतलब रॉड्स ऐसे निकल रही हैं 109 डिग्री पे, ऐसे रॉड्स निकल रही हैं, तो क्या होगा? फ्रंट कार्बन की तो रॉड्स दिखेंगी ना. फ्रंट कार्बन की रॉड्स, जो भी टायर के अंदर का डिजाइन होगा वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? फ्रंट Yes कार्बन ma'am. उसका दिखेगा. डिजाइन दिखेगा. मतलब ये जो तुमने कनेक्ट किया हुआ है, देखो ये मैंने क्रॉस बनाया है, फ्रंट कार्बन पे दिखेगा तो हम क्रॉस बना रहे हैं. लेकिन क्या बैक कार्बन का डिजाइन दिखेगा तुम्हें? Will you be able to see the back carbon का डिजाइन? No ma'am. नहीं No, ma'am. दिखेगा. सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं. बैक कार्बन के केस में हम लोग यहाँ क्रॉस नहीं कर रहे हैं. Why? Because it will not be visible to me. लेकिन जो उसके हैंड्स निकल रहे होंगे सर्कल के बाहर, वो विजिबल हो सकते हैं मुझे, वो विजिबल हो सकते हैं. ओके. सो व्हाट इज इट लाइक कि मतलब क्या हो सकता है? देखो ये एक मेरा टायर, उसके पीछे दूसरा टायर, मेरे को नहीं दिख रहे हैं वो दोनों. इट इज नॉट विजिबल टू मी. आगे वाले टायर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स मुझे दिख रहे हैं, मतलब आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स मुझे दिख रहे हैं, और पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर है. आई एम ड्रॉइंग इट विद डॉटेड लाइन so that you can just see this. So will you be able to see these hydrogen which are just beside them, just behind them? No, ma'am. नहीं दिखेंगे. ऐसी No. कंडीशन को क्या बोलते हो? जब मून दिखना बंद हो जाता है, अर्थ बीच में आ जाती है, या फिर सन दिखना बंद हो जाता है. Eclipse. 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 This is a point of eclipsed. ये तुम्हारा eclipsed है. This is called as eclipsed. Can you get it? This point is called as eclipsed. अब सोचो, तुम कोई भी एक चीज को रोटेट करो, मतलब एक टायर को रोटेट करोगे, बैक वाला या फ्रंट वाला, तुम बताओ कौन सा रोटेट करना चाहते हो? Which one you want to Front. rotate? बैक वाला या फिर बैक वाला रोटेट करना चाहते हो, या फिर फ्रंट वाला रोटेट करना चाहते हो? Ma'am, Front वाला.
फ्रंट वाला, ओके। सो इफ यू वांट टू रोटेट बाय 60 डिग्री एंड सपोजिंग तुमने फ्रंट वाले को रोटेट किया, तो बैक वाला तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और फ्रंट वाला 60 डिग्री से अगर हम रोटेट कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 ये इधर चला जाएगा, ये इधर, एंड सॉरी माय मिस्टेक, ये 60 डिग्री इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। See, this will go like over here, this will come over here, and this will go by 60 degree. ऐसे रोटेशन होगा? Yes or no? Yes, ma'am. एंड पीछे वाला हाइड्रोजन एटम ऐसे दिखते रहेंगे क्योंकि उनको रोटेट नहीं किया, एक ही को रोटेट करना है, एक कार्बन एटम को रोटेट करना है, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ रोटेट किया तो वही पोजीशन इक्लिप्स वाली फिर से आ जाएगी। अब देखो ये कैसी कंडीशन है, अब तुम्हें दिखेंगे ना, पीछे वाले भी दिखेंगे, आगे वाले भी हाइड्रोजन दिखेंगे, पीछे वाले हाइड्रोजन Yes, भी ma'am. दिखेंगे, आगे Yes, वाले। ma'am. इस कंडीशन को हम बोलते हैं गॉश कंडीशन, गॉश कंडीशन, ठीक है। एंड अगर फिर से फर्दर 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, अगेन रोटेटेड बाय 60 डिग्री फ्रंट कार्बन को, तो बताओ अभी क्या हो जाएगा, फिर से 60 डिग्री पे अगर रोटेट कर दिया, वापस ओवरलैप सा yes, लगेगा। वापस से इक्लिप्स कंडीशन आ जाएगी, चेक करो, सी इट विल कम ओवर हियर, यस और नो, Yes. ठीक है। Yes, ma'am. वापस से इक्लिप्स कंडीशन आ जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी इक्लिप्स कंडीशन में और गॉश कंडीशन में रोटेट करता रहता है, ठीक है। वापस से अगर फिर से 60 डिग्री पे रोटेट करा तो फिर से गॉश कंडीशन आ जाएगी। सो अब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन दे फाइट फॉर स्पेस, दे फाइट फॉर स्पेस, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं तो वो फाइट करते हैं। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट है। सो टेल मी, रिपल्शन कहाँ पे ज्यादा है, रिपल्शन बिटवीन द एटम्स किस पे ज्यादा है? Eclipse. बॉन्ड एंगल में भी तो यही पढ़ते थे ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हो ताकि हम लोग फाइट कम करें। यहाँ पे क्लोज रखने की वजह से फाइट बढ़ जाती है, एंड अगर फाइट बढ़ गई तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? Will stability कम होगी। कम होएगी। and that is the reason eclipse वाली जो condition होती है that is less stable as compared to the Gauss condition। यही question आता है तुम्हारे पास, eclipse condition and Gauss condition। So Gauss condition में क्या है, atoms are maximum far apart। देखो इससे ज्यादा far नहीं जा सकते, maximum far, maximum angle, ये देखो ये angle 120 डिग्री है, तो maximum बताओ कितने angle पे exist कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने एंगल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं? 60। ठीक है। तो गॉश कंडीशन ये होती है जब आगे वाला एटम और पीछे वाला एटम 60 डिग्री पर होते हैं, दैट इज लीडिंग टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, लीस्ट रिपल्शन होता है। सो ये मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। एंड फिर कैसी होती है इक्लिप्स कंडीशन, जो लीस्ट स्टेबल होती है, लीस्ट स्टेबल। और जब ये इन दोनों के बीच में जा रहे होते हैं, तो जब 30 डिग्री एंगल हो, 45 डिग्री एंगल हो, तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं स्क्यू, स्क्यू। तो स्क्यू बोल सकते हो मॉडरेट स्टेबिलिटी, मॉडरेट स्टेबिलिटी। गॉश कब आती है, जब एंगल कितना हो, 60 डिग्री। स्क्यू का मतलब क्या, इक्लिप्स कब आती है, जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री। एंड ये कंडीशन कब आती है, when theta is you can say greater than 0 degree but Between less than 60 to 0. 60. Okay, so ये देखो ये maximum stable condition है because the angle between them is coming to be 60 degree. Fine. और फिर इसको एनर्जी के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। So tell me एनर्जी के टर्म्स में बताओ maximum stability, एनर्जी के टर्म्स में बताओ कैसे करोगे? लीस्ट एनर्जी। Least energy in तुमने Gauss. किया है ना इस चीज को, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एनर्जी। सो टेल मी हु विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, अगर मुझे बोला जाए Eclipse. Eclipsed. यस। सो एक एनर्जी के लिए बोला जाए तो ऑब्वियसली पहले वाला मैंने स्टेबिलिटी के लिए बताया था, बट एनर्जी के लिए बोलो तो इक्लिप्स्ड विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू स्क्यू, एंड सॉरी मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड, एंड गॉश विल हैव द लीस्ट एनर्जी। Will you be able to follow now? अभी पढ़ोगे और समझेगा ना?
Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर ना इसको जो ये एंगल मैंने लिखा है ना थीटा, दिस इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल। आई डोंट नो तुम्हारी बुक में स्पेसिफाइड होगा या नहीं। डायहेड्रल एंगल का मतलब है पीछे वाले और आगे वाले हाइड्रोजन एटम्स के बीच का एंगल। देखो यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना है, आगे और पीछे का एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री।